हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान दीप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट है, वो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज और उनके जो भी डिफरेंशियल अवकलज वगैरह उनको शो करना। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा बेसिक से चलेंगे। वैसे आपने 11th क्लास में अपने पढ़ा हुआ है स्केलर एंड वेक्टर, तो थोड़ा बहुत तो आपको थोड़ा बहुत क्या मेरे हिसाब से नॉलेज होएगा ही बेसिक का। तो बेसिकली जो क्वांटिटीज हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है स्केलर और दूसरी क्या होती है, वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज है क्या, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो देखो, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी यानी कि ऐसी राशियां जिनको शो करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसके परिमाण की या फिर उसके यूनिट की ही ज़रूरत हो। मतलब डायरेक्शन की ज़रूरत, मेनली इसमें दिशा होती है, दिशा की ज़रूरत ना हो तो ऐसो को क्या बोलते हैं। तो यानी कि जिसको शो करने के लिए किसकी ज़रूरत हो, मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत हो सिर्फ। लेकिन इसके अपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या, सदिश राशियाँ, वो क्या होती है जिनको प्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो। मतलब किसी भौतिक राशि के परिणाम के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत हो, तो ऐसो को क्या बोलते हैं, वेक्टर। अब आपको पता ही है कि स्केलर, तो ये ए जो है ये स्केलर ही है, क्योंकि इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। और वेक्टर क्वांटिटी क्या, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एरो लगा दो उसके ऊपर। ये एरो लगाने ही क्या शो करता है कि ये वाली क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर, और ये थोड़े से कैपिटल लेटर में शो किए जाते हैं। या फिर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज को कहीं अगर एरो ना लगा हो तो जो वेक्टर है उसको बोल्ड शो किया जाता है, यानी कि थोड़ा सा डार्क या फिर जो बोल्ड वर्ड्स में लिखा जाता है वो भी वेक्टर ही होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है स्केलर प्रोडक्ट में, सॉरी स्केलर क्वांटिटीज क्या, ऐसी क्वांटिटीज जिसको शो करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाए, तो उनको क्या बोलते हैं, स्केलर। लेकिन इसके अपोजिट वेक्टर, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको शो करने के लिए क्या है, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज कैसी हैं, जैसे कि वर्क। अब वर्क को हमें शो करने के लिए हमें, जैसे हमने वर्क किया, 5 जूल वर्क कर दिया, तो उसको शो करने के लिए हमें क्या है, किसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि स्पीड जो है 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको शो करने के लिए क्या है, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि कोई भी मेजरमेंट, जैसे लीटर में ले लो, तो ये सब क्या है, ऐसी क्वांटिटीज़ है, स्केलर क्वांटिटीज़ है जिनको शो करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अपोजिट जो वेक्टर है वो क्या होते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको शो करने के लिए हमें क्या है, डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े। जैसे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होता है, जैसे कि फोर्स। तो फोर्स में क्या है, पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग 5 न्यूटन का फोर्स लगाया या फिर किस एक्सिस के अलोंग, क्योंकि जिस डायरेक्शन के अंदर जो है दिशा का इसमें पता होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। उसी डायरेक्शन में ही पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन के अलोंग आएगी और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन के अलोंग होगा। इसका मतलब बल, विस्थापन, वेग और त्वरण, ये सब क्या है, सदिश राशियां, मतलब जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या है, डायरेक्शन की भी जरूरत हो। तो इनको यूं शो करेंगे, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। अब देखो वर्क कैसे जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क क्या होता है, फोर्स और विस्थापन का, बल और बल की दिशा में जो विस्थापन हुआ उसका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। और डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो क्या आता है, कोस थीटा। और दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। तो वेक्टर क्या है, एक स्केलर, वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये अपने थोड़ा सा बेसिक में जा रहे हैं आज। तो बेसिक में आपको पहले स्केलर की डेफिनेशन, वेक्टर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर स्केलर क्या क्या होते हैं और वेक्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब स्केलर में वॉल्यूम वगैरह भी आ जाएंगे और वेक्टर में तो आपको ये सब पता ही है, वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सब क्या वेक्टर क्वांटिटीज है। अब चार्ज क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है।
तो ये सब क्या स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज है। अब इसमें आगे आता है स्केलर का वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, आपको पता है एरो से शो किया जाता है इस तरीके से। ये उसका क्या कहलाता है ओरिजिन, और ये क्या कहलाता है उसका हेड। तो ये सब तो आपको पता ही होगी, ठीक है। फिर देखो क्या होता है स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में। तो देखो इसमें क्या एक और चीज आती है, वो होती है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। तो यूनिट वेक्टर क्या है, आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसको किस तरीके से शो करते हैं। मान लो ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो एकांक सदिश होगा उसको उसी ए के ऊपर कैप लगाकर शो किया जाता है। ये कैप होता है, तो इसको क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जो कि होता क्या है ए वेक्टर ओवर में मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, या फिर आप इसको सिर्फ ऐसे ही मॉड्यूलस से शो कर सकते हो। अब मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, इस ए वेक्टर का परिमाण होता है, इस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड होता है। इतना बेसिक आपको पता है, इसीलिए मैंने सिर्फ यूनिट वेक्टर बता दिया। तो यूनिट वेक्टर की अगर डेफिनेशन आएगी तो वो क्या आएगी, किसी एकांक परिमाण वाले मैग्नीट्यूड जिसका ए को एकांक परिमाण वाले सदिश का सदिश को ही क्या बोलेंगे, एकांक सदिश। अगर ये वाली चीज देखो यूनिट हो जाए, एक हो जाए, तो ए वेक्टर ही क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से डेफिनेशन बन गई कि एकांक परिमाण वाले सदिश को ही क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। अब देखो हमें पता है, आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा है, तो उसमें मैं कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ली, कार्तीय निर्देश तंत्र ली, ठीक है। उसमें एक ओरिजिन होता है, और ओरिजिन जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक ओरिजिन नहीं होगी तब तक आप किसी भी चीज़ की पोजीशन नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पर कोई पार्टिकल मैंने लटकाया, तो इसकी पोजीशन निकालने के लिए मैं इस पार्टिकल के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस रूम में जो है एक्स वाई जेड उसको अज्यूम करूँगी, और उन तीनों एक्सेस का भी जो जहाँ पर मीट करेंगे वही उसका ओरिजिन होगा। और जब तक हमें ओरिजिन नहीं पता होगा तब तक हम ओरिजिन से उस पॉइंट पे जिस पे पार्टिकल पड़ा है वहां पर उसकी पोजीशन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें तीन एक्सेस होते हैं कार्टेशियन में, एक्स वाई और जेड, जिसके अलोंग हमें पता है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पता है। तो आपको ये भी पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या लिया जाता है, आई क्या, वाई के अलोंग जे क्या, और जेड के अलोंग क्या लिया जाता है, के क्या। तो इसका मतलब जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनको शो करने के लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो मैं अगर फोर्स लूँ, फोर्स वेक्टर है तो मैंने वेक्टर से शो कर दिया। तो मुझे अगर बल को शो करना है, तो मतलब वेक्टर क्वांटिटीज क्या ऐसी क्वांटिटीज है जिसपे अगर मैं फोर्स बोलूँ तो इसकी वैल्यू में मुझे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जैसे कि मैंने बोल दिया 5i क्या फोर्स लग रहा है, तो i क्या यूनिट वेक्टर किसका, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो मुझे वहां से पता चलेगा कि ये जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्स के अलोंग लग रहा है, यानी कि ये जो यूनिट वेक्टर है इससे भी हमें क्या डायरेक्शन का पता चल रहा है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनकी डायरेक्शन शो की जाती है। तो यूनिट वेक्टर हो गया, और किस तरीके से एक इनके यूनिट वेक्टर्स लिए जाते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग आपको पता है आई कैप लिया जाता है, वाई के अलोंग जे कैप, और जेड के अलोंग के कैप लिया जाता है। तो वो सब आपको पता है। तो अब हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर। तो देखो पोजीशन वेक्टर क्या है, ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स आ रही हैं। पोजीशन वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश। मतलब हमने क्या मान लिया कि कोई एक ऐसी पार्टिकल मान लो, चलो वो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान लिया कि ओ मैंने ओरिजिन ले लिया, जिससे मैं पता चलेगा कि कितने डायरेक्शन पे, ठीक है। तो मैंने मान लिया ओ से यहाँ पर पी पे कोई पार्टिकल पड़ा है, ठीक है। अब ये पार्टिकल क्या मूव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर पे पड़ा है, पोजीशन है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैंने आर वेक्टर ले लिया। चलो इतना ही पढ़ा रहने दो, चलो आर वेक्टर लिख लिया, ठीक है। अब ये अगर मूव कर रहा है, मुझे पोजीशन निकालनी है, तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या होगा, हम देखेंगे कि टी टाइम पे तो पार्टिकल यहाँ पड़ा है, लेकिन इसकी मोशन के कारण क्या हो जाएगा, मान लिया कि टी टाइम के बाद टी प्लस कुछ टाइम और जुड़ा डी टी ले लो, वहां पर क्या पार्टिकल क्या क्यू पोजीशन पर चला गया, क्योंकि ये मूव कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, ओ क्यू वेक्टर। अब इसकी पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट हम ओ को ओरिजिन लिया, तो इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन देखेंगे। तो यहाँ पे तो पोजीशन वेक्टर ओ क्यू हो गया, तो टी टाइम डी टी टाइम जब और हो गया, यानी कि कुछ टाइम और हो गया, तब पोजीशन क्या हो जाएगी,
ओ क्यू वेक्टर हो जाएगी। तो ये जो होगा डिस्टेंस, यही क्या कहलाता है, ये तो इनके पोजीशन वेक्टर्स हुए। ये इसको मान लो आर डैश वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर है, और आर वेक्टर क्या है, ये भी उसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं अब इसका डिस्प्लेसमेंट देखूं तो मैं क्या करूंगी, ये आपने अपने पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट में भी पोजीशन वेक्टर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकाल रखा है, तो वहां से मैंने कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, कार्तीय निर्देश तंत्र। तो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया कि O से कुछ r वेक्टर डिस्टेंस पे क्या पड़ा है, पार्टिकल पड़ा है। अब कार्टेशियन है तो हम क्या लेते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, x y और z ले लेते हैं। अब t टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पे पहुंच गया, मान लिया कि यहाँ पहुंच गया q पे, तो मैंने मान लिया कि उसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो r डैश हो गया। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि क्या हो जाएगा, क्यूपी वेक्टर। अगर मैंने ये डैश लिया है तो मैंने उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी कैसे ले लिए, डैश वाले ले लिए। तो क्यू पे पोजीशन क्या हो जाएगी उसी पार्टिकल की, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो वो कितना होगा, देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हो जाएगा, मुझे इस डायग्राम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है इस ज्योमेट्री से कि OQ वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है। चलो यहाँ से इस तरीके से देखते हैं, इस ज्योमेट्री से मुझे क्या पता चल रहा है, R डैश वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, R वेक्टर प्लस OQ वेक्टर के, PQ वेक्टर के, R वेक्टर प्लस PQ वेक्टर के। मुझे इसी PQ की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे क्या देखना है कि किसी टाइम पर अगर पार्टिकल P पोजीशन पे था तो उसकी वो मूव करने लगा था, तो थोड़े टाइम के बाद मान लो T टाइम पर वो Q पे आ रहा है, तो उस T टाइम पर वो कितना डिस्प्लेस हुआ, यानी कि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा। तो देखो R वेक्टर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, अगर उसके कोऑर्डिनेट x y z है, मुझे x एक्सिस में पता है कि उसने x डिस्टेंस ट्रैवल करी, y में पता है y ली, और z में मुझे पता है z ली है। तो इनके यूनिट वेक्टर से मैं पोजीशन वेक्टर को क्या लिख दूंगी, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। सिमिलरली मैं r डैश वेक्टर को भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसका क्या, x डैश, y डैश और z डैश। तो x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप, यही हो जाएगा। ये देखो इसको डैश वाला मत कर देना, क्योंकि मैंने ये किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में नहीं लिया, जिसके कारण आप इसके यूनिट वेक्टर चेंज कर दो, तो उसको वही का वही रखना। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, r डैश वेक्टर माइनस r वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, PQ वेक्टर के, या जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके। तो PQ वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप माइनस क्या वैल्यू पड़ी है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो यहाँ से i कैप वालों को एक साइड ले लेंगे, तो x डैश माइनस x i कैप प्लस y डैश माइनस y j कैप। यही करोगे, ऐसा तो नहीं है कि x डैश माइनस y डैश, ऐसा तो नहीं करोगे ना, क्योंकि ये तो वेक्टर्स, इनके तो यूनिट वेक्टर अलग अलग हैं। प्लस z डैश माइनस z k कैप। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, मान लिया कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट, मान लिया मैंने कि वो डेल्टा r है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। तो मैं डेल्टा r को एक और चीज तरीके से लिख सकती हूँ, डेल्टा r को, यहाँ क्या बन रहा है x डैश माइनस x, तो मैं इसको डेल्टा x लिख दूँ, i कैप प्लस सिमिलरली y डैश माइनस y डेल्टा y j कैप प्लस सिमिलरली z डैश माइनस z डेल z k कैप। तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगी। अब पोजीशन जरूरी क्यों है, किसी भी पार्टिकल की किसी टाइम पर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर डायरेक्शन बतानी है तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, पोजीशन की ज़रूरत होगी। और पोजीशन को निकालने के लिए हमें उस पोजीशन के लिए कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस अज्यूम करना पड़ेगा, जिसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट से आप पोजीशन निकालोगे। तो ठीक है, इसमें आगे टर्म आती है, आगे इसमें टर्म आती है तुल्य सदिश और विपरीत सदिश, इक्विवेलेंट वेक्टर एंड अपोजिट वेक्टर। तो देखो तुल्य नाम से पता चल रहा है, जो कि कैसे हो, इक्वल हो, इक्विवेलेंट वेक्टर। तो इक्विवेलेंट वेक्टर क्या हो जाएंगे, मैंने इक्विवेलेंट को EQ से लिख दिया,
इक्विवेलेंट वेक्टर कैसे हो जाएंगे? ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो? सेम हो। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो जाए? सेम। परिमाण और दिशा दोनों समान हो तो ऐसा वो क्या बोलेंगे? तुल्य सदिश। अब कैसे होंगे? देखो, जैसे कि मैंने यूं लगा दिया दो, ये मान लिया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो डी वेक्टर। देखो एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, एक साथ ही खत्म हो रहे हैं, डायरेक्शन भी इनकी सेम है, मैग्नीट्यूड भी इनका सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? तुल्य सदिश। एक टाइप से जो पैरेलल होंगे उनकी मैग्नीट्यूड तो सेम हो और वो आपस में पैरेलल हो। अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन भी सेम होगी, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? देखो ये पैरेलल है तो इनको क्या बोलते हैं? तुल्य सदिश। इसके अपोजिट क्या होता है? अपोजिट वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर या फिर विपरीत सदिश क्या है? जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम हो, ए वेक्टर, लेकिन उनका जो है डायरेक्शन जो है वो चेंज हो, जैसे कि ये, इनको क्या बोलेंगे? विपरीत सदिश। की है तो ये इनके बीच में अगर मैं एंगल देखूं, इनके बीच में तो थीटा क्या है? 0 डिग्री, लेकिन इनके बीच में थीटा क्या है? 180 डिग्री। आपस में बिल्कुल अपोजिट हो जाए तो ऐसे वो क्या बोलेंगे? अपोजिट वेक्टर्स या फिर विपरीत सदिश। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, तुल्य सदिश और विपरीत सदिश। और क्या था? पोजीशन वेक्टर, विस्थापन सदिश निकाला और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन देखी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें जो नेक्स्ट आता है वो होता है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का संयोजन, यानी कि सदिशों का जोड़ना। तो देखो अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसका जो कंपोजिशन है यानी कि सम या फिर ऐड है वो सिंपल वैसा नहीं होता जैसे अलजेब्रिक सम होता है, क्योंकि अलजेब्रिक सम में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एक्स एक्सिस के लोग इतना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसी इक्वेशन अलजेब्रिक जो है अगर दो है, जैसे 2x प्लस 4, इसको जोड़ना है 5x प्लस 9 से, तो इनमें डायरेक्शन नहीं है, इनको जोड़ सकते हैं, इनको जोड़ना इजी है। लेकिन जो जो वेक्टर है उनमें क्या डायरेक्शन होने के कारण उनको जोड़ने के लिए स्केलर जो क्वांटिटीज हैं उनके जोड़ने के अलग अलग रूल्स हैं। उसमें पहला कौन सा है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर को जोड़ने का एक पहला कौन सा नियम है? त्रिभुज का नियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मान लो कि दो पोजीशन वेक्टर है P एंड Q वेक्टर, उनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? कंपोजिशन यानी कि जोड़ना के लिए कर रहे हैं तो देखो कैसे जोड़ते हैं कि जैसे ये मैंने मान लिया P वेक्टर है तो इस टाइप से लेते हैं कि ये तो इसका हेड ओरिजिन होता है और ये क्या होता है? हेड। तो P वेक्टर का जो हेड होगा उसके साथ Q वेक्टर का ओरिजिन जोड़ देते हैं, ये मैंने मान लिया Q वेक्टर। तो ये जो होता है इन दोनों को एनक्लोज करेगा, जो इन दोनों को बंद करेगा, वो वाला क्या कहलाता है? रिजल्टेंट R वेक्टर। तो ये क्या कहलाता है? R वेक्टर। ये तो सिंपल है, इसको मान लिया A, B और C, ये लिख दो चलो O, A, B। तो ये तो बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पर फिर हमें क्या पता चलेगा कि जो रिजल्टेंट R वेक्टर है वो क्या है? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर के सम के इक्वल ही है। इतना सिंपल, इतना बेसिक आपको पता है। तो ट्रायंगुलर लॉ से अगर किसी को जोड़ना है तो वो ये होता है। अब दूसरा इसमें क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ वेक्टर सम, सदिशों के योग का वेक्टर सम लिख दो, के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। अब आपको समांतर चतुर्भुज पता है कि वो इस टाइप से होता है, इसी टाइप से होता है समांतर चतुर्भुज। तो दो वेक्टर्स हमें दिए होंगे तो उसका हमें क्या करना है? पैरेललोग्राम लॉ से अगर उनको जोड़ना है, यानी कि समांतर चतुर्भुज नियम लगा के जोड़ना है, तो कैसे जोड़ते हैं? देखो मान लो हमें दो कोई वेक्टर दिए हुए हैं, पहले की तरह ही P और Q मान लेते हैं। ठीक है, तो P और Q वेक्टर को इस तरीके से लिखा जाता है, P वेक्टर को यहाँ पर और Q वेक्टर को ऐसे, यानी कि एडजेसेंट लाइंस पे शो कर देते हैं। ये दोनों क्या है? आसन भुजाएं, एडजेसेंट लाइंस हैं, ये दोनों सेम होती हैं और ये दोनों सेम होती हैं समांतर में।
तो हमने क्या किया, पी वेक्टर को ऐसा शो कर दिया और क्यू वेक्टर को इस तरीके से शो कर दिया। हमें बनाना क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो जैसे ट्रायंगल था उसमें तो डायरेक्ट ये था, इन दोनों का जो रिजल्टेंट था वो ये वाली लाइन आ रही थी। लेकिन ये जो पैरेललोग्राम होता है इसमें क्या होता है, दोनों का रिजल्टेंट जो है वो क्या होता है, इस पैरेललोग्राम के डायामीटर के इक्वल होता है। तो पहले मैं इसका डायामीटर बना देती हूँ। ये मैंने पैरेललोग्राम अज्यूम कर दिया कि ऐसा है, तो डायामीटर नहीं सॉरी डायगोनल जो विकिरण होता है, डायगोनल उसका वो जो होता है वो इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाता है। तो मैंने इसका रिजल्टेंट लिख दिया। अब ये दोनों सेम होते हैं तो इसका मतलब ये भी क्यू वेक्टर होगा और ये क्या होगा, पी वेक्टर होगा, ऐसा ही होगा। तो देखो अब हमें क्या करना है, इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है। मैंने मान लिया कि पी और क्यू वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल है और सिमिलरली मैंने अज्यूम किया कि आर और पी के बीच में क्या है, अल्फा एंगल है। तो मुझे क्या करना है, इस रिजल्टेंट को निकालना है। ये मैं एक बार क्लियर कर दूं। तो इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये जो लाइन है वो इस पूरे प्लेन पे, अगर मैं इसको आगे की ओर बढ़ाऊं तो वो यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने क्या कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इतना तो आपको पता चल ही रहा है कि ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर ही नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी इस तरीके से होती है लाइंस पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये जो प्लेन पे ही पी वेक्टर था इसको नाम दे दो ओ पी, बी दे दो, चलो सी डी, इस तरीके से कोई भी नाम दे दो, ठीक है। तो देखो क्या हो, अब ये वाला जो ओ डी जो था यानी कि क्यू वेक्टर वो इस प्लेन के साथ क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर भी ये थीटा एंगल ही बनाएगा और ये क्या होगा, क्यू वेक्टर ही। तो अगर मैं ट्रायंगल ले लूं, ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, कैसा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो इस ट्रायंगल से देखो मुझे क्या पता चल रहा है, मैंने ट्रायंगल ले लिया, ये तो क्यू वेक्टर है मेरे पास ए सी, ठीक है। मुझे अब क्या करना है, इनकी वैल्यूज निकाल लेती हूँ। इनकी वैल्यू निकालूंगी तो मुझे रिजल्टेंट निकल सकता है। अब देखो कैसे, मैं इस ट्रायंगल से क्या करती हूँ, कोस थीटा की वैल्यू निकालती हूँ। कोस थीटा की, चलो कोस थीटा की निकाल लेते हैं। मैं कोस थीटा लगाऊं तो मेरे को क्या पता चलेगा कि कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं हम, ये क्या है थीटा, ये है क्यू वेक्टर ए बी और सी। तो ए बी ओवर में क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। ये 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। तो ए बी ओवर में बी सी आ जाएगा। तो मेरे पास एक वैल्यू निकल आएगी किसकी, बी सी की आ जाएगी। वो क्या होगी, ए बी की वैल्यू मुझे पता है, एक सेकंड। तो देखो कोस थीटा देखिए, तो वो क्या होगा, बेस ओवर में हाइपोटेनियस, आधार बटा करण। तो देखो यहाँ पर करण तो हमारा क्यू वेक्टर है, ठीक है, एच हमारा क्यू वेक्टर है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू वेक्टर डिवाइड में लगा दिया, वही आएगा। या फिर मैं चलो लिख ही देती हूँ। देखो क्या आएगा, कोस थीटा अगर आप लगाओगे तो ए बी ओवर में ए सी आएगा, ए बी ओवर में ए सी। ए सी की मेरे पास वैल्यू पड़ी है क्या होती है, क्यू वेक्टर। तो मेरे पास क्या है, मैं इससे ए बी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास ए बी क्या आ गया, क्यू वेक्टर का कोस थीटा। मैं वेक्टर एक बार क्यू कोस थीटा आ गया। तो मैंने यहाँ पे ए बी की जगह क्या लिख देती हूँ, क्यू कोस थीटा। यही बन रहा है ए बी मेरे पास। सिमिलरली अगर मैं लगाऊं साइन थीटा इसी ट्रायंगल पे, तो साइन थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी ओवर में ए सी। तो बी सी ओवर में ए सी, ए सी की वैल्यू मेरे पास पड़ी है क्यू वेक्टर। तो मेरे पास बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू साइन थीटा, यही आएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, क्यू वेक्टर का साइन थीटा और ये क्या हो गया, कोस थीटा। अब ऐसा करने का रीजन क्या था, मुझे क्या चाहिए, रिजल्टेंट आर वेक्टर चाहिए। वही क्या होगा, इन दोनों का सम होगा पैरेललोग्राम लॉ से। तो आर वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अब ये ट्रायंगल ले सकती हूँ ओ सी और बी, ट्रायंगल ओ सी बी। अगर मैं ट्रायंगल ओ सी बी लूं
तो देखो मुझे क्या पता चल रहा है, ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ पूरा, तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ सकती है, देखो इस ट्राइंगल से, चलो ये पूरा ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ पर मेरे पास एक ट्राइंगल लो लग रहा है, मुझे पता है कि उस वाले से आर वेक्टर की वैल्यू, इस वाले ये जो ट्राइंगल लो था, आर वेक्टर क्या था, इसका सम प्लस इसका सम, तो मैं यहाँ पर लगाऊं तो मेरे पास आर वेक्टर क्या आ जाएगा, इसका सम मेरे पास पड़ा है, इसकी वैल्यू मेरे पास पड़ी है क्यू साइन थीटा, ये रही। इस वाले का सम, चलो ऐसे लिखते हैं इसको, आर वेक्टर क्या आएगा मेरे पास, ओ बी वेक्टर लगा दो, ओ बी प्लस बी सी, यही आएगा। आर वेक्टर क्या आएगा, इस वाले का सम प्लस इस वाले का सम आर वेक्टर की रिजल्टेंट के इक्वल होगा, तो मैंने वो लिख दिया। अब ओ बी की मेरे पास वैल्यू पड़ी है क्यू साइन थीटा, ठीक है, और इसकी मेरे पास वैल्यू पड़ी है, ओ बी की, सॉरी क्यू साइन थीटा नहीं है, ओ बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, ओ ए प्लस ए बी, यहाँ पे मेरे पास पड़ी है क्यू ऑफ साइन थीटा, तो यहाँ पे मैं ओ ए की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, पी वेक्टर, देखो ओ बी क्या है, ओ ए प्लस ए बी, तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर कोस ऑफ थीटा प्लस क्यू वेक्टर साइन ऑफ थीटा, क्या बन रहा है मेरे पास, आर वेक्टर, यही बन रहा है। तो देखो अगर मैं क्या करूं, इसको एक तरीके से और कर सकते हो, देखो कैसे, एक सेकंड, एक तरीके से और कर सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल बन गया, वो भी कैसा, समकोण त्रिभुज, तो मैं इसके ऊपर क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ तो बाकी सब कुछ सेम है, बस स्क्वायर रह गया था, तो ये क्या है, आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो मैं ओबी की डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, यही है। तो मेरे पास आर वेक्टर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर वेक्टर स्क्वायर की, या मैं एक बार वेक्टर वगैरह हटा के इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, आर स्क्वायर, और वैसे भी अगर आर वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हो तो आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर करोगे और डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो वो आर ही रह जाता है, तो मैंने आर स्क्वायर लिख दिया, वो क्या बना, ये लगा रही हूँ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab से 2pq कोस ऑफ थीटा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से देखो क्या है, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से क्यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा क्या होता है 1, तो मेरे पास आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, पी स्क्वायर प्लस मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस ऑफ थीटा, तो मैं आर को क्या लिख सकती हूँ, और देखो क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर को, आर को क्या लिख सकती हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस ऑफ थीटा का रूट, ये स्क्वायर इस पे जाएगी तो रूट आ जाएगा, तो ये हो गया क्या हमारे पास रिजल्टेंट जो था दोनों का। अब अगर मैं इसी तरीके से अल्फा निकालूं, ये एंगल अल्फा बना रहा है तो मैं tan अल्फा निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा, देखो tan अल्फा क्या आ जाएगा, CB ओवर में OB, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इस वाले से, tan अल्फा इज इक्वल्स टू CB ओवर में OB, तो CB की मेरे पास वैल्यू पड़ी है, वो क्या, देखो Q साइन थीटा, और OB की क्या है, P प्लस Q कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, Q साइन थीटा, और OB की पड़ी है P प्लस Q कोस ऑफ थीटा, तो यहाँ से ये तो मेरे पास किसकी वैल्यू है, tan अल्फा की, तो अल्फा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स Q साइन ऑफ थीटा ओवर में P प्लस Q कोस ऑफ थीटा, तो ये एंगल बना दिया जो उसने प्लेन के साथ रिजल्टेंट ने बनाया था, और रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसमें देखो केस लगा सकते हैं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 0, cos 0 क्या होता है 1, तो r क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq का रूट, ये क्या बन रहा है
p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो उस रूट से होल स्क्वायर कट के हमारे पास r क्या हो जाएगा, डायरेक्ट p प्लस क्यू। कैसे देखो, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और एक पावर हाफ पड़ी है, गुना में घातें जुड़ती हैं तो ये कट के डायरेक्ट p प्लस क्यू आ जाएगा। और अगर मैं सिमिलरली अल्फा देखूँ तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, tan अल्फा देखें तो मेरे पास देखो क्या साइन जीरो है और पहले ही जीरो होगी ये टर्म, जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग कुछ भी कर दो p बाई क्यू आएगा वैसे, क्योंकि cos जीरो क्या होता है 1, तो जीरो में किसी चीज का डिवाइड लगाओगे तो क्या आएगा जीरो, और वो कब होता है जब अल्फा खुद जीरो, जब एंगल जीरो, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास जीरो। tan जीरो कब होगा, जब एंगल क्या होगा जीरो। सिमिलरली मैं केस सेकंड लूं, केस सेकंड देखो क्या हो जाएगा, मैंने क्या मान लिया कि एंगल क्या है 90 डिग्री मान लो, 90 मान लोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा p प्लस क्यू के होल स्क्वायर का रूट रह जाएगा r, और सिमिलरली आप यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकाल देना q ओवर में p, देखो क्या आ जाएगा r क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो देखो r क्या होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस cos 90 क्या होता है जीरो, तो मैंने प्लस लिखा ही नहीं है कि पावर क्या चल रही है मेरे पास रूट हाफ, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये हो जाएगा। और अगर मैं अल्फा देखूं तो देखो क्या होगा tan इनवर्स q इंटू साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो q का q बड़ा रहने देगा p प्लस q cos 90, cos 90 होता है जीरो, तो q ओवर में p। सिमिलरली आप 180 एंगल लेके अलग अलग एंगल लेके ये रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो देखो नेक्स्ट इसमें क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, तो तीन तरीके से होता है, एक तो ट्रायंगुलर लॉ से, वो भी मैंने बता दिया, और पैरेललोग्राम लॉ से। पैरेललोग्राम लॉ में बस आपको ये वाली चीज एक ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस तरीके से है, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स लगाई गई है। और इसमें एक और क्या होता है, वो होता है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का बहुचतुर्भुज का नियम। ठीक है, मतलब अगर हमें मल्टीपल ऑफ वेक्टर दे दें, बहुभुज का नियम, इसको हिंदी में बोलते हैं, पॉलीगन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज, सदिशों के बहुभुज का नियम। यानी कि पहले तो हमने दो दो वेक्टर लिए थे, p वेक्टर और q वेक्टर, और उनका रिजल्टेंट निकाला, चाहे ट्रायंगुलर में किया था और चाहे पैरेललोग्राम में किया। अब पॉलीगन में हम क्या करेंगे, पॉली मतलब बहुत सारी, बहुभुज मतलब बहुत सारी साइड्स हो, तो मैंने मान लिया कि अलग अलग वेक्टर है p q, r वेक्टर नहीं ले रही क्योंकि r को मैं रिजल्टेंट से शो कर रही हूँ, तो t वेक्टर एंड s वेक्टर, a b c ले लो, चाहे a b c d ले लेते हैं, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर और d वेक्टर, ये मल्टीपल साइड्स होगी, तो मैंने इस तरीके से चार भुजाएं ले ली। तो इनको ऐसे सेट करते हैं कि वो एक पॉलीगन बने, पॉलीगन यानी कि बहुभुज। और एक चीज ध्यान रखना कि जैसे पैरेललोग्राम में था, जो डायगोनल था, विकिरण था, वो रिजल्टेंट था, ठीक है, वैसे ही पॉलीगन में जो भुजा इन सारे वेक्टर्स को बंद करेगी, यानी कि एक बहुभुज बनाएगी, जिससे वो रिजल्टेंट होगी। अब कैसे, देखो इनको ऐसे सेट करेंगे, ये मान लिया ए वेक्टर प्लेन के लंबवत, ठीक है, जैसे उसमें था एक के हेड से दूसरे के ओरिजिन को मिला रहे हैं, वैसे ही बी वेक्टर ले लिया, फिर हमने क्या ऐसे ही कोई सी वेक्टर ले लिया, ऐसे ही कोई डी वेक्टर ले लिया, एक के हेड से दूसरे का ओरिजिन मिला रहे हैं, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, देखो ये वाली लाइन, ये बहुभुज है, बहुत सारी इसकी भुजाएं हैं, तो ये वाली जो लाइन होगी ये इसको क्या करेगी, एनक्लोज करेगी। तो जो लाइन इसको एनक्लोज यानी कि बंद कर रही है वो क्या है, रिजल्टेंट है। वैसे ही आप इसमें एक और ले लो ई वेक्टर, तो जितने आप वेक्टर्स लोगे उतनी ही आपके पास क्या बनेंगे, इसके बीच में ट्रायंगल्स बन जाएंगे। कैसे, देखो ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर में मैं ट्रायंगुलर लॉ लगाऊं तो इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा। सिमिलरली अब ये वाला वेक्टर एक बन जाएगा कुछ रिजल्टेंट, और ये सी वेक्टर, इस पर ट्रायंगुलर लगाऊंगी तो इसका रिजल्टेंट ये बन जाएगा।
वैसे ही ये वाला और ये रिजल्टेंट पे ट्रायंगुलर लगाएंगे तो इसका रिजल्टेंट ये बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ई वेक्टर भी ले रहे हो तो ई वेक्टर की लाइन ड्रॉ करके फिर उसको आर वेक्टर से क्लोज कर देना, एक और बन जाएगा। चलो मैं बता ही देती हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने मान लिया जैसे मैंने मान लो इस तरीके से कोई डी वेक्टर ले दिया, फिर मैंने एक और ई वेक्टर ले दिया। चलो 4 से ही कर लो, चाहे बस बार बार आप वो लेते जाओगे तो ट्रायंगल्स बनते जाएंगे। ये मैंने ले दिया डी वेक्टर, तो ये इसका क्या रिजल्टेंट आर वेक्टर। अगर आप अलग लोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल और एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो देखो क्या इनका रिजल्टेंट देखो, तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये वेक्टर सम का एक ट्रायंगल लो बन रहा है। तो ये जो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उसका सम मुझे यहाँ से दिखाई देगा। तो वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही होगा। अब ये वाला एक वेक्टर हो गया और ये एक वेक्टर हो गया, इन दोनों का सम का रिजल्टेंट मुझे ये मिलेगा। तो वो क्या होगा, इसका वेक्टर प्रोडक्ट, इसका सम प्लस इसका सम, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सिमिलरली देखो क्या होगा, अब ये एक ट्रायंगल बन गया। अगर आप ई वेक्टर लोगे तो यहाँ पे एक ई और लेके ट्रायंगल एक और बन जाएगा और रिजल्टेंट और कर देना। तो देखो अगर अब देखो ये एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है प्लस डी वेक्टर। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबका सम। तो अगर आप 5 वेक्टर ले रहे हो तो उनको कुछ ऐसे सेट कर देना। ऐसे सेट कर देना, देखो कैसे है। ये वाला ले देना ए वेक्टर, ये ले देना बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया कोई डी वेक्टर, ये हो जाएगा कोई, ये एक बार बी वेक्टर रब कर दिया, यहाँ लिख दिया मैंने, ये हो गया कोई ई वेक्टर। तो बस लास्ट में जो इस पूरे पॉलीगन को इनक्लोज करेगी वो हो जाएगा रिजल्टेंट। तो देखो अगर मैंने 5 लिए तो इनका सम क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट। अब इस वाले ट्रायंगल में रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। फिर ये ट्रायंगल बन जाएगा, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। सिमिलरली अब ये एक ट्रायंगल बन जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, पांचों का सम आ जाएगा। तो आप जितनी भी साइड्स ले रहे हो उनको इस तरीके से अरेंज कर देंगे कि एक एक ट्रायंगल बन जाए और उन ट्रायंगल पे आप रिजल्टेंट निकाल के दोनों का सम, और फिर क्या जो लास्ट में जो लाइन इनक्लोज करेगी वो उन टोटल का रिजल्टेंट होगा जो कि होगा उनका सम। तो ये आज के लिए इतना बेसिक हो चुके, आज के लिए इतना बहुत है। हमने वेक्टर के सम के प्रोडक्ट कंपोजिशन कर लिया जिसमें तीनों पैरेललोग्राम का पॉलीगन का और ट्रायंगल का तीनों लॉस कर लिया। अब हम इनका सब्सट्रैक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट और ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।